चलो जल्दी से सभी स्टूडेंट आ जाओ, शुरू करते हैं। सबसे पहले विभागीय में हमें 1 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं। निम्न समीकरणों में से रासायनिक संतुलित समीकरण बताइए। हमें क्या करना है, संतुलित समीकरण बताना है। चलो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है, सामने भी एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है और सामने भी 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समीकरण हमारा कैसा है, संतुलित है। दूसरा देखते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन सामने क्या है, देखो 2 हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्सीजन एक ही है, तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 आंसर आपका नहीं आएगा। दूसरा आंसर आपका क्या है, गलत है। अब देखो एग्जाम में आपको क्या करना है, एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, यानी कि आपको वो पता करना है कि कौन सा आंसर नहीं आएगा। तो देखो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि कौन सा आंसर नहीं आएगा, तो जहाँ पे भी 2 लिखा होगा वो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए में हमारा आंसर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उसमें देखो पहला वाला हम देख लेते हैं। तो देखो वहाँ पे क्या लिखा है कि सभी संतुलित समीकरण है, लेकिन हमें तो पता है कि दूसरा समीकरण है वो संतुलित नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा। बी में देखो, बी में भी 2 दिया गया है, तो वो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। सी में है कहीं कहीं भी 2 नहीं है। डी में है, हाँ, तो डी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। जिसमें भी 2 लिखा होगा वो आंसर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा तो क्या है, गलत है। तो देखो 3 तो ऐसे ही निकल गए, है ना, 3 निकल गए, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया और डी भी निकल गया। तो हमारा आंसर अकेला बच गया, बाहुबली। कौन सा, सी। समझ में आई। तो आपको एग्जाम में एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है, 1 या 2 सोल्व करोगे तो सबके सब आपको पता चल जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन अभी हमें एलिमिनेशन नहीं करना है, अभी हमें सबका सब सीखना है। तो देखो ये तो हमने पता कर लिया कि ये हमारा क्या है, संतुलित है। दूसरा वाला संतुलित नहीं है। अब तीसरा वाला देखते हैं। देखो यहाँ पे लेड कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 1 ही है। इसका मतलब कि ये भी हमारा क्या है, संतुलित समीकरण नहीं है। आगे देखते हैं। देखो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे 2 Fe है, सामने भी 2 Fe है, 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन है, 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण होगा। यानी कि पहला वाला और चौथा वाला हमारा क्या है, संतुलित। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे दिए गए हैं, 3 में, तो हमारा आंसर आएगा सी। सी हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आई बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। मुझे पहचानिए, मैं रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती रुधिर वाहिका हूँ। अब देखो हमें आंसर क्वेश्चन क्या दिया गया है, ऐसे हमारा हृदय होता है ना। मान लो कि ऐसा हमारा हृदय है, ऐसा, है ना। तो दो दो को हमें याद रखना है। एक तो हमें क्या करता है, यहाँ से रुधिर को शरीर की ओर ले जाती है, और दूसरा कि शरीर में से हृदय में ले जाती है। और ये जो वाली है, ये वाली, तो ये हमें क्या कहती है, हृदय में से रुधिर को कहाँ पे ले जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, देखो मैं आपको फिगर में दिखाऊँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आपको 3 चीज़ को याद रखना होगा। 3 चीज़ को आपको याद रखना होगा। पहली कि हमारे शरीर में से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक कौन पहुंचाता है, तो आंसर आएगा महाशिरा, है ना। निचले भाग से आएगी महाशिरा और ऊपरी भाग से भी आएगी एक महाशिरा। ये निचले भाग से आएगी वो हमारे पैर हाथ सभी में से आएगी, ऊपरी भाग से आएगी वो हमारे मस्तिष्क में से आएगी। लेकिन आपको याद ये रखना है कि हमारे शरीर में से हृदय में रुधिर कौन ले जाता है, महाशिरा। दूसरी बात, अब शुद्ध हो गया रुधिर, अब क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब हमें क्या करना है, हृदय में से रुधिर को कहाँ पे पहुँचाना है, शरीर के विविध भाग में पहुँचाना है। तो वो काम कौन करेगी, महाधमनी करेगी। वो काम किसका आएगा, महाधमनी का। एक चीज़ और याद रखनी है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फुफ्फुस शिरा है। फुफ्फुस शिरा का काम क्या है, तो वो क्या करेगी, हमारे यहाँ पे क्या होगा, फेफड़ा होगा, है ना, इस तरह से फेफड़ा होगा। तो यहाँ से फेफड़ों में से रुधिर को हृदय में कौन लाएगी, फुफ्फुस शिराएं लाएगी। कौन लाएगी, फुफ्फुस शिराएं। लेकिन यहाँ पे हमारा रुधिर कैसा होगा, ओटो युक्त होगा, है ना, शुद्ध होगा, भले ही वहाँ पे शिराएं लिखा हो, है ना, फिर भी उसमें फुफ्फुस शिराओं के अंदर हमारा रुधिर कैसा होगा,
O2 युक्त होगा, है ना, O2 युक्त होगा। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। और फुफ्फुस धमनिया के अंदर रुधिर देखो, फुफ्फुस धमनिया का काम क्या होता है, हृदय से रुधिर को फेफड़ों में ले जाना, है ना। तो हमें ये 4 को याद रखना है। फाइनली हमारे शरीर में से रुधिर को हृदय तक कौन ले जाता है, महाशिरा। हृदय में से रुधिर को निकालकर शरीर तक कौन पहुंचाता है, महाधमनी। और 2 चीज़ साथ में याद रखनी है कि हृदय में से रुधिर को फेफड़ों तक कौन ले जाता है, फुफ्फुस धमनिया, उसके अंदर CO2 वाला रुधिर होता है ना। और दूसरी चीज़, अब फेफड़ों के अंदर रुधिर शुद्ध हो गया, अब वहाँ से हृदय में कौन लाएगी, फुफ्फुस शिराएं। मैं आपको पूरा का पूरा चक्र सिखाऊंगा, ठीक है। जब हम ये लेक्चर चलाएंगे तब सबसे पहले यहाँ पे आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद में, दाएं नीले में जाएगा, फिर फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों में से फिर कहाँ पे आएगा, बायां आलिंद में आएगा, और बायां आलिंद में से कहाँ पे आएगा, बायां नीले, और वहाँ से कहाँ पे जाएगा, हमारे शरीर के अंदर जाएगा। ये पूरी की पूरी ऐसे ऐसे करके साइकिल है पूरी की, मैं आपको पूरी की पूरी याद रखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर क्या आएगा, महाधमनी आएगा। समझ में आई बात। देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन 3। निम्न कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सही कथन लिखिए, ठीक है। अगर कथन असत्य है तो हमें सही कथन भी लिखना पड़ेगा, तभी हमें पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। मैं देखो कथन पढ़ते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसा बोल रहे हैं कि ये मान लो कि गोली अरीसा है, हमारा गोली अरीसा है, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को हम कैसे, P से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये बात तो सही है कि ये जो हमें कथन दिया गया है वो कैसा है, सत्य है। तो हमें उसको फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा कथन कैसा है, सत्य। अगर असत्य होता तो मुझे फिर से लिखना पड़ता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे खाली जगह कहलाते हैं। वैसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम से अपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सबको पता है, उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिखाई दिया गया बुक में कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय। और जो नहीं होते अपघटित तो उसे क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरणीय बोलते हैं। समझ में आई बात। तो ये सीधा सीधा यहाँ से खाली जगह उठा के पूछ ली थी, तो ऐसे आपको छोटी छोटी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं। विभाग बी आ गया। विभाग बी के अंदर 2 अंक के क्वेश्चन है, तो हमें इस तरह से आंसर भी देना पड़ेगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 पे, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ओके, हमें रासायनिक संतुलित लिखना है और वो भी कैसा, संतुलित, अगर संतुलित करना भी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं। ओके चलो नमक के जलीय द्रावण को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ प्रक्रिया होने से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। चलिए अच्छी बात है। चलो सबसे पहले नमक का जलीय द्रावण यानी कि हमारा NaCl होगा, NaCl, और उसके साथ क्या होगा, H2 होगा। ओके, और उसके साथ क्या है, द्रावण को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ओके, CO2 के साथ प्रक्रिया करवाती हैं। ओके, और अमोनिया के साथ, ओके, अमोनिया यानी कि हमारा NH3 के साथ प्रक्रिया होने से क्या बनता है, क्या बनता है वो लिखना है हमें। क्या बनता है, चलो देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड बनता है यानी कि NH4Cl बनता है। और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 बनता है। अच्छा, इतना बन गया। ओके चलो, अब क्या बोलता है, अब बताया है कि इसको हमें क्या करना है, संतुलित। एक बार टैली कर लेते हैं। NaCl उसके साथ H2O यानी कि नमक का जलीय द्रावण, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और अमोनिया के साथ बन के क्या, एमोनियम क्लोराइड और NaCO3। ओके चलो सब ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, उसको संतुलित भी करना है। संतुलित करने के लिए चलो देखते हैं हम। देखो
ये सोडियम यहाँ पे है, तो एक सोडियम सामने ही इसके सामने हमें सब कुछ देखना है, तो यहाँ पे भी है। एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे भी है। 2 H2 और 3 H2 यानी कि 5 H2 है। 5 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो देखो यहाँ पे भी 4 और 1, 5 हाइड्रोजन यहाँ भी है। एक ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यानी कि 3 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। चलो ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है। एक नाइट्रोजन है, तो इसमें भी नाइट्रोजन है। इसका मतलब कि सभी के सभी एलिमेंट क्या है, संतुलित है। सभी के सभी तत्व संतुलित है। हमें किसी को भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलो हमें सीधा सीधा लिख देना है NaCl, H2O, CO2 और NH3 आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, NH4Cl एवं NaHO3 बनाते हैं। समझ में आई बात? ओके। वैज्ञानिक कारण लिखिए, हमें वैज्ञानिक कारण लिखना है। चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बाघ की क्षुदांत्र यानी कि छोटे आंत हिरण के छोटे आंत की अपेक्षा में लंबाई में छोटी होती है। यानी कि ऐसा बता रहे हैं कि बाघ की जो छोटी आंत होती है वो छोटी होती है और हिरण की जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है, कंपैरिजन टू बाघ, टाइगर की अपेक्षा में, है ना। तो देखो ऐसा क्यों होता है, तो पहली चीज़ कि आंत छोटी हो या बड़ी हो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ खा क्या रही है ना। अगर मेरी आंत छोटी है या बड़ी तो किस पे डिपेंड करेगा कि मैं खा क्या रहा हूँ। तो देखो बाघ है वो कैसा है, वो मांसाहारी प्राणी है ना, मांसाहारी प्राणी है। और हिरन है वो क्या है, तृणाहारी प्राणी है। तो देखो तृणाहारी प्राणी है इसलिए उसके वो घास खाएगा, हिरन क्या खाएगा, घास खाएगा। और घास के अंदर क्या होगा, घास के अंदर क्या होगा, सेल्यूलोज होगा। क्या होगा, सेल्यूलोज होगा, सेल्यूलोज होगा। क्या होगा, सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को पचाने के लिए उसको क्या चाहिए, लंबा टाइम चाहिए। क्योंकि अगर हमने घास खा लिया, मान लो कि आप घास खाने लगे, तो क्या आप पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारी आंत कैसी है, छोटी है। हमारे पास 2 आंत होती है, छोटी आंत होती है और उसके आसपास बड़ी आंत होती है। तो हमारी आंत की लंबाई क्या है, छोटी है, इसलिए हम उसको नहीं पचा सकते। इसीलिए इसी कारण से वो हिरन है, उसकी छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। क्योंकि उसको क्या खाता है, घास खाता है। और घास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए उसकी क्षुदांत्र है, उसकी लंबाई क्या है, अधिक होती है ना, कंपैरिजन टू बाघ। तो ये 2 पॉइंट लिखना है। एक तो क्या खाता है, घास खाता है, और घास के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज को पचाने के लिए उसकी आंत की लंबाई क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। जबकि बाघ को तो घास खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है। समझ में आई? 2 पॉइंट आपको सिर्फ लिखना है, वो खाता क्या है और उसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, यानी कि सेल्यूलोज होता है। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। ओके, ABCD दिए गए, ये सब हमें भरने हैं। चलो सबसे पहले वाहनों में पश्व दृश्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चलो वाहनों के अंदर है ना, साइड ग्लास जो हमारे होते हैं बाइक में, 4 व्हील में, दर्पण है या लेंस वो बताना है। सबसे पहले तो हमें वो दर्पण है या लेंस है बताना है और उसका प्रकार भी दिखाना है। तो देखो सबसे पहली बात, वाहनों के अंदर पश्व दृश्य को देखने के लिए, किसी भी दृश्य को देखने के लिए आप बताइए क्या दर्पण का यूज़ करेंगे, दर्पण का या यूज़ करेंगे या फिर लेंस का यूज़ करेंगे। सीधी सी बात है, लेंस का तो यूज़ करेंगे नहीं, किसका यूज़ करेंगे, दर्पण का यूज़ करेंगे, है ना, दर्पण का यूज़ करेंगे। तो तभी तो देख पाएंगे ना, लेंस में तो आर पार हो जाएगा, तो कैसे दिखेंगे। अगर अपने चश्मा का, गोगल्स का कांच निकाल के बाइक पे लगा दो, दिखेगा उसके अंदर कुछ, पीछे की चीज़ नहीं दिखेगी। हमें पीछे का चीज़ देखनी है, पश्व दृश्य को देखना है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या आंसर आएगा, दर्पण। लेकिन हमारे पास 2 दर्पण होता है, एक ऐसा होता है उत्तल और दूसरा ऐसा होता है अवतल, है ना। सॉरी, ये भी वही बन गया। और दूसरा ऐसा होता है अवतल, है ना। तो यहाँ पे आएगा प्रकाश और यहाँ से वापस लौट जाएगा। तो हमारे बाइक में जो यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है, उत्तल दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, इस तरह से होता है। तो यहाँ से कोई भी चीज़ टकराएगी, यहाँ पे वापस जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इमेज के साथ, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है।
लेकिन अभी याद रख लो कि दर्पण और कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण लेकिन कैसा, उत्तल। ओके, दूसरी चीज़ देखो, वस्तु को फोकस की दूरी जितने अंतर पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब का स्थान, साइज और प्रकृति लिखिए। देखो, अगर अगर वस्तु को फोकस की दूरी यानी कि एफ पर रखा जाए तो हमें कैसा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा मिलेगा, हमें सीधा मिलेगा और आभासी मिलेगा। कैसा मिलेगा, सीधा और आभासी, सीधा मिलेगा एवं आभासी मिलेगा। ओके, और देखते हैं मैं आपको टेबल भी दिखाता हूँ साथ में, ठीक है। दूसरी चीज़, घड़ी बनाने वाला घड़ी के अत्यंत सूक्ष्म भागों को देखने के लिए हमें सीधा सा पता है क्या यूज़ करेगा, मैग्नीफाइंस लेंस यूज़ करेगा। अरीसा थोड़ी ना यूज़ करेगा, क्या यूज़ करेगा, मैग्नीफाइंस लेंस यूज़ करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेंस। वो भी क्या होगा, उत्तल प्रकार का होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। वो भी कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस होगा, है ना, इस तरह से। देखो क्यों ऐसा होता है, ओके, इस तरह से उत्तल लेंस होगा, है। मैं आपको दिखाता हूँ साथ में। और वस्तु और फोकस की दूरी जितने पर रखा जाए तो क्या मिलेगा, हमें विवर्धित साइज में दिखेगा। देखो मैं आपको टेबल से और इमेज के साथ दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा याद रहेगा। आंसर क्या आ गया वो तो पता चल गया ना। पहले में दर्पण आएगा, दूसरे में लेंस आएगा, दोनों में उत्तल प्रकार का आएगा। उत्तल लेंस एवं उत्तल दर्पण, समझ में आई कि आपको इस प्रकार से देखना है। तो ये क्या है, हमारा दर्पण है। बाइक के पीछे के देखो छोटे छोटे भाग दिखाई देते। तो हमें पीछे का दृश्य देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो दर्पण यूज़ करते, लेकिन भी कैसा होता है, उत्तल प्रकार का होता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि ये उत्तल प्रकार का दर्पण होता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, और एक घड़ियाल रिपेयर करने वाला है। तो घड़ियाल रिपेयर करने के लिए वो यहाँ पे अगर दर्पण लगा देगा तो क्या होगा, उसे कुछ दिखाई देगा नहीं। तो उसे क्या चाहिए, हमें जो चश्मे में जो लेंस होते हैं वही लेंस होना चाहिए, ठीक है, वैसे लेंस होना चाहिए। तो वो क्या करता है, लेंस लगाता है, और लेंस लगाता है और साथ में वो लेंस कैसा होता है, उत्तल प्रकार का लेंस होता है। समझ में आई बात, उत्तल प्रकार का लेंस होता है। ओके, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं जो अभी एग्जाम में नहीं है लेकिन नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं। कैसे, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, वो डेंटिस्ट किसका यूज़ करते हैं, ठीक है। डेंटिस्ट कौन से लेंस का यूज़ करते हैं या दर्पण का यूज़ करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे दांत को देखने के लिए वो क्या कर रहा है, डेंटिस्ट। यहाँ पे देखो डेंटिस्ट क्या कर रहा है, तो डेंटिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे उसके पास क्या होगा, दर्पण होगा। क्या होगा, दर्पण होगा। लेंस तो होगा नहीं, दर्पण होगा। लेकिन दर्पण भी कैसा होगा, वो भी कैसा होगा, उत्तल प्रकार का दर्पण होगा। कैसा होगा, उत्तल प्रकार का दर्पण होगा, तभी वो देख पाएगा सभी चीज़ को। समझ में आई बात। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, चलो मैं अब आपको टेबल दिखा देता हूँ। बात करते हैं हम दर्पण की। तो देखो दर्पण हमारे पास कैसा होगा, तो ये वाला देखो, यहाँ में मैंने बॉक्स में कर दिया है टाइट। तो बॉक्स में अगर ऐसा हमारे पास होगा, है ना, ऐसा हमारे पास दर्पण होगा। तो दर्पण में देखो क्या होगा कि कोई भी चीज़ को हम अगर पी और एफ के फोकस, देखो यहाँ पे एक ही पोजीशन है। अगर अनंत पर हम रखेंगे, कोई भी चीज़ को अनंत पर रखेंगे तो हमें कहाँ मिलेगा, पी पे, फोकस एफ पे मिलेगा। लेकिन पी के अलावा किसी भी जगह पे रखेंगे हम, कोई भी जगह पे रखेंगे, हमें हमेशा प्रतिबिंब का साइज कैसा मिलेगा, छोटा मिलेगा, आभासी और सीधा मिलेगा। अगर उल्टा हो जाता तो हम क्या करते, बाइक चलाते चलाते उल्टे हो जाते हैं ना। तो हमें उल्टा नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी जगह पे रख दो, हमारा हमेशा कैसा मिलेगा, हमें आभासी एवं सीधा मिलेगा, कभी भी उल्टा नहीं। कभी आपने देखा है कि बाइक चला रहे हो और पीछे की बाइक है वो उल्टी होगी, है ना। अगर हो जाएगी तभी दिखेगा, वरना हमें नहीं दिखेगा। तो हमेशा हमें कैसा मिलता है, आभासी एवं सीधा मिलता है। कोई भी जगह पे रख दो, है ना, फोकस पे रखो, फिर भी हमें साइज़ कैसी मिलेगी उसकी, उसका परिमाण कैसा मिलेगा, छोटा। ओके, ये बात देख ली। अब मैं आपको लेंस के बारे में दिखाता हूँ। तो देखो मैंने अभी आपको बताया उत्तल प्रकार का लेंस आएगा। तो देखो अगर हम फोकस एफ पर रखते हैं, कोई भी वस्तु को फोकस एफ पर,
फोकस पर रखते हैं, देखो यहाँ पे फोकस पर रखा गया है, तो फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब है फोकस एफ पर आएगा तो एक तो केंद्र में से पसार होगा और वो एक दूसरी सामने तरफ से एफ में से पसार होगा, तो अपने आप कहाँ पे चले जाएगा, अनंत अंतर पे चला जाएगा, अनंत अंतर पे चला जाएगा। तो हमारा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, अनंत अंतर पे हो जाएगा। और देखो लेकिन हमें वो नहीं बताना है, हमें अभी क्या बताना है, तो वो होगा कैसा, है ना, वो कैसा होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वो कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर हमने उसको एफ पर रखा है तो, है ना, हमें घड़ी की अभी बात नहीं कर रहा है, अभी हमें क्या पूछा कि घड़ी रिपेयर करने वाला कौन सा लेंस यूज़ करता है, वो तो आंसर हमने बता दिया कि लेंस होता है और क्या होता है, उत्तल प्रकार का होता है। लेकिन अभी हमें क्या बताना है कि यहाँ पे अगर आप चीज़ को एफ पर रखो तो क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, वास्तविक मिलेगा और उल्टा मिलेगा और असमित रूप से बड़ा मिलेगा, यानी कि बहुत ही विवर्धित होगा, क्योंकि ये कितना बड़ा होगा हमें खुद को नहीं पता। समझ में आई बात, ये सारे के सारे मैं आपको सिखाऊंगा कि अनंत पर रखेंगे तो कहाँ मिलेगा, 2f से परे रखेंगे, 2f पर रखेंगे, f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, f1 पर रखेंगे और f1 और o के बीच में रखेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, मैं आपको पूरा का पूरा सिखाऊंगा। मेरे पास बहुत ही बढ़िया एकदम शॉर्टकट ट्रिक है इसको समझने की, है ना। ये आप देखेंगे कि इसकी भी एक आकृति बनी इस तरह से, एक इसकी एक इसकी एक इसकी और इसकी, तो इतनी सारी आकृति बनेगी, है ना। और दर्पण में भी बनेगी इसी तरह से, अवतल में भी, अवतल लेंस अवतल दर्पण, उसी तरह से उत्तल लेंस उत्तल दर्पण, तो सभी की आपको कहीं भी मिक्सअप नहीं हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, ये मेरी प्रॉमिस है। मैं आपको सिखाऊंगा कि एक भी आकृति को आप भुला नहीं पाएंगे। मैं उसी तरीके से, इसमें याद रखने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, मैं सही में बताता हूँ। याद में कैसे रखवाता हूँ, देखो एक झलक भी दिखवा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे रखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ से तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आए तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आए तो और भी आगे जाएगा, ठीक है, आगे आगे जाता जाएगा। ये इतना तो आपको पता चलेगा, आप आगे जाएंगे तो वो भी आगे जाएगा। दर्पण में ठीक उल्टा होता है, आप देख लेना बुक खोल के, जैसे आप सामने जाते हो आपका क्या आता है, प्रतिबिंब आपके सामने आता है। तो इसी तरीके से मैं सिखाता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि पूरा का पूरा पूरी की पूरी आकृति आपको सिखा दूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे, है ना। 10th खत्म हो जाएगा फिर भी नहीं भूल पाओगे, इस तरह से मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलो अभी हमारे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी था। असीमित रूप से बड़ा मिलता है और वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। ये इसकी आकृति है, कोई काम की नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ जल्दी से, इसलिए मैंने दिखा दिया आपको। देखो यहाँ पे आपको वाहनों के बारे में पूछा गया, घड़ी के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट टाइम आपको क्या पूछ सकता है, डेंटिस्ट के बारे में पूछ सकता है ना, डेंटिस्ट के बारे में। तो डेंटिस्ट के बारे में भी क्या आएगा, यहाँ पे जो वाहनों में जो आंसर आया था वही आंसर आएगा। समझ में आई बात, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्या आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी मुक्त भारत कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कचरे का प्रबंधन कैसे करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो ये अपने शब्दों में लिखना है, कुछ भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन आप कचरे को कैसे हैंडल करेंगे वो आपको दिखाना है। जैसे कि मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ, जैसे कि हम आहार व्यर्थ नहीं करेंगे, है ना। आहार को व्यर्थ नहीं करेंगे। अगर आहार को व्यर्थ नहीं करेंगे तो आप उसे बाहर फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाहर फेंकेंगे नहीं तो गंदगी नहीं बढ़ेगी। तो आहार का व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इसका मतलब है कि आप कम उपयोग करेंगे उसका, है ना। जितना उपयोग करना है उतना ही करेंगे। जैसे पानी का कम उपयोग करेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग करेंगे। तो ये एक तरीका है गंदगी को दूर रखने के। दूसरा तरीका है हमारे पास पुनः चक्रण का, है ना। पुनः चक्रण का तरीका है हमारे पास। पुनः चक्रण के तरीके में क्या करेंगे, पुनः चक्रण योग्य वस्तुओं का उपयोग करेंगे, है ना। जैसे कि आपने पेन खरीदी तो कोई पेन ऐसी होती है वन टाइम यूज़ वाली होती है, यूज़ करो, लिख दो, उसके अंदर इंक ख़त्म हो गई फेंक दो, है ना। अगर उसी जगह पे हमारे पास रिफ़िल वाली पेन होती तो हम क्या करेंगे कि रिफ़िल को चेंज कर देंगे। तो हम पुनः चक्रण, कोई भी चीज़ को पुनः चक्रण के लिए, जैसे कि प्लास्टिक की बैग है ना, कोई प्लास्टिक होता है जिसका पुनः चक्रीकरण होता है तो उसको पिघल कर, जैसे कि कागज़ है, तो ऐसी वस्तुओं का यूज़ करेंगे जिसका पुनः चक्रण हो, पुनः चक्रण योग्य वस्तुओं का उपयोग करेंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप पुनः उपयोग में आने वाली चीज़ों का ज़्यादातर उपयोग करेंगे। पुनः उपयोग आने वाली चीज़ों का, जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल मंगवाई
तो कोल्ड ड्रिंक्स पी ली आपने, है ना, जैसे मान लो कि आपने मिरिंडा मंगवाई या फिर फेंटा मंगवाई, फेंटा बोतल है फेंटा की, ठीक है। तो इसका आपने फेंटा पी लिया, फिर खाली पड़ी है मिरिंडा या जो भी आपको पसंद है, स्प्राइट वगैरह। तो आप क्या करेंगे, अब इस बोतल को फेंक देंगे? नहीं, आपको फेंकना नहीं है, उसके अंदर क्या करना है, कोई ना कोई चीज़ भरनी है, आपको भर के रखनी है, आपको उसको उपयोग में लेना है, फेंक नहीं देना है। मान लो कि कोई अपने घर में दूध भरता हो, कोई पानी भरता हो, कोई भी चीज़, लेकिन हमें वो पुनः उपयोग में आने वाली होनी चाहिए, पुनः उपयोग आनी चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज़ का उपयोग ज़्यादातर करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, फल और सब्जियां खरीदने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम प्लास्टिक के बैग नहीं मांगेंगे, हम घर से हमारी कपड़े की थैली लेकर जाएंगे। तो ये सभी चीज़ हमें क्या बनाएगी, गंदगी मुक्त भारत बनाएगी। कचरे का योग्य रूप से निकाल करेंगे, पानी का बगाड़ नहीं करेंगे, तो ये सभी चीज़ों में क्या करेगी, गंदगी मुक्त भारत कार्यक्रम को हम सफल बनाने के लिए हम हमारा योगदान दे सकते हैं। तो ये अपने शब्द में 4-5 पॉइंट, अगर 2 मार्क्स है तो कम से कम 4 पॉइंट आपको लिख देना है। समझ में आई बात, कोई भी 4 चीज़ देनी है। चलिए, बहुत सारे हैं, मैंने बोला इतना लिखोगे तो भी ज़्यादा है। देखो अब विभाग सी देखते हैं, उसके अंदर हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं 9वां, लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, है ना। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, है ना, क्यों पेंट करते हैं, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, क्षारण से बचाना है ना। हमें क्या करना है, उसका अवक्षरण होने से रोकना है ना, उसको जंग लगने से रोकनी है। अगर उसकी जंग लगने से हमें रोकनी है, इसीलिए रोकते हैं। दूसरी चीज़, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है ना। जैसे कि चिप्स आती है ना, बालाजी की वेफर चिप्स, तो उसको हम नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, वसा युक्त या कोई भी चीज़ हो तेल युक्त, तो उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, उसका उपचयन रोकने के लिए। क्या उसका क्या करते हैं हम, उपचयन रोकने के लिए ऐसा करते हैं, उपचयन रोकने के लिए करते हैं। मैं अभी नाम बताता हूँ तो पता चलेगा। हम उसको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, उसका उपचयन रोकने के लिए, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रोकने के लिए, उसके अंदर ऑक्सीजन ना मिल जाए, इसीलिए हम उसको क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित कर देते हैं। उपरयुक्त ए और बी में किन घटनाओं की चर्चा की गई है, हमने कौन सी घटना की चर्चा की गई है। देखो ए के अंदर हमने क्षारण की चर्चा की है ना, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों ना लगे, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, अवक्षरण बोलते हैं, है ना, अवक्षरण बोलते हैं उसे। और दूसरा बी के अंदर हमने कौन सी घटना की बात की, विकृत गंधिता की बात की, है ना, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता की बात की। उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है और क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों का उपचयन हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं, है ना। लास्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विकृत गंधिता। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10, नीचे दिए गए क्रियाकलाप को अपने घर पर कीजिए और उसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो ठीक है, आपको घर में करना है। एक बड़ी चमकदार चम्मच लेनी है, आपको स्पून लेनी है, उसके क्या करना है, इसके वक्रित पृष्ठ को, यानी कि पिछले वाला जो भाग होता है ना, जैसे खाते हैं यानी उससे उल्टी करके, है ना। तो विकृत पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो आपको ऐसा करने का बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक स्पून लेनी है और स्पून लेने के उसके क्या करना है, ए भाग को अभी आपको नहीं करना है, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, ए वाला भाग करना है। तो अभी आपको क्या बोला गया कि आपको क्या करना है, आपका चेहरा देखना है, और आपका चेहरा आपको कब ठीक से दिखाई देता है वो बोल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वो उत्तल प्रकार का है और ये अवतल प्रकार का है ना। देखो वही दिए गए यहाँ पास में, यहाँ भी वही कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो ये चीज़ अभी आपको करनी है, ये चीज़ अभी आपको नहीं बोला है, ये चीज़ आपको करने के लिए नहीं बोला है, ये चीज़ आपको बोला है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। और क्वेश्चन क्या है कि आप जब ठीक से आपका चेहरा दिखाई दे तब आप क्या करना है, आपका चेहरा और ये स्पून के बीच का आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेज़र करना है। तो कितना मिलेगा, 25 सेंटीमीटर मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे चले जाते हैं फिर से। देखिए क्या दिया गया आपको कि नीचे, ओके ओके, क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं,
यह छोटा है या बड़ा है, आपके चेहरे और चम्मच के बीच की दूरी की सेमी लिखिए, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप प्रतिबिंब देख पा रहे हो, तो कि हाँ हम प्रतिबिंब देख पा रहे हैं। दूसरा, यह छोटा है या बड़ा है, तो यह कैसा था, आपने देखा अभी कैसा था, बड़ा था। ये प्रतिबिंब कैसा था, बड़ा था, तो ये प्रतिबिंब बड़ा होगा। आपके चेहरे और चम्मच के बीच की दूरी सेंटीमीटर में देखिए कितना आएगा, अराउंड 25 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, स्पून को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, क्या प्रतिबिंब उल्टा दिखता है? यदि नहीं, यदि हाँ, तो फिर से अपने चेहरे और चम्मच के बीच का अंतर सेमी में लिखिए। यदि नहीं होता है तो ऐसा होने का कारण लिखिए। तो देखो, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अब क्या करना है, आपको स्पून को दूर ले जाना है, तो आपको प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा, तो आंसर आएगा नहीं, हमें प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा नहीं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या, फिर से अपने चेहरे और चम्मच के बीच का अंतर सेमी में, तो वो तो हमें मापना ही नहीं है। और यदि नहीं होता है तो इसका कारण दीजिए, तो इसका कारण साफ है, हमने पहले ही बता दिया था कि जो उत्तल प्रकार का दर्पण होता है, उत्तल प्रकार का दर्पण होता है, उसके अंदर प्रतिबिंब हमें उल्टा नहीं मिलता है। अगर ऐसा होता तो हमें क्या हो जाता, हमारा जो साइड ग्लास में ऐसे दर्पण होते हैं तो हम क्या हो जाते, उल्टे हो जाते हैं ना, हम हमारी गड्डियाँ उल्टी दिखने लगती, तो हमें हमेशा कैसा मिलता है, आभासी आभासी एवं सीधा मिलता है। कभी भी उल्टा प्रतिबिंब हमें नहीं दिखाई देता है, हमेशा हमें कैसा मिलता है, आभासी एवं सीधा मिलता है। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ, देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि हमें प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा कैसी मिलेगी, आभासी एवं सीधा, कभी भी उल्टा नहीं दिखाई देगा, कितनी भी दूरी पे ले जाओ, ठीक है। तो हमें हमेशा कैसा मिलेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण हमें सिर्फ और सिर्फ आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब देता है। समझ में आई बात? ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है कि पर्यावरण में प्रतिदिन ओजोन निर्मित और विघटित होता है। नीचे कार्टून में चित्र के ओजोन से बनाया गया है, दर्शन दिया गया है, चलो उसको हमें डिनोट करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है हमें, तो देखो ऐसा कोई चित्र दिया गया है, उसके अंदर देखो क्या हुआ है, यहाँ पे सूर्य है, वो गर्मी से लाल हो रहा है, वो हमें दिखाई देता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, वो बूम पाड़ने लगे है ना, चिल्लाने लगे कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो देखो ये ऑक्सीजन है, तो क्या कर जाएगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, यूवी लाइट आएगी, है ना, यूवी लाइट आएगी। देखो मैं आपको इजी तरीके से सिखाता हूँ, ऑक्सीजन आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर किसका प्रभाव पड़ेगा, यूवी लाइट का, पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रावायोलेट किरणें, पराबैंगनी किरणों की प्रभाव पड़ेगा यूवी की, ए यू है और ए वी है, अल्ट्रावायोलेट पराबैंगनी की। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन में विघटित हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन था, और चिल्ला के भागने लगा, और जहाँ पे ऑक्सीजन था उसके साथ टकरा गया। तो मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, दौड़ के आएगा और इसके साथ टकरा जाएगा। ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन वायु है, तो O2 के साथ टकराएगा, तो एक बन जाएगा, O3 बन जाएगा। देखो यहाँ पे बन गया, तो यहाँ पे O2 था, उसमें से ऑक्सीजन बन गया, और ऑक्सीजन था वो कहाँ पे, O2 के साथ टकराया और क्या बन गया, O3 बन गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन वायु बोलते हैं, ठीक है। इतना हमें दिया गया है, लेकिन देखो हमें इस तरह से नहीं समझना है ना, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा था। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपके परिवार में जिस व्यक्ति ने कभी ओजोन विषय पर, ओजोन यानी कि O3, ओजोन विषय पर अध्ययन न किया हो, वह व्यक्ति कार्टून चित्र से समझने का प्रयास कर रहा है, परंतु वह समझने में असमर्थ है। उन्हें पता है कि पर्यावरण में इस प्रकार के कोई सजीव नहीं है ना, ऑक्सीजन ऐसे कोई सजीव नहीं होते, परंतु ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का ये क्या है, हमारे पास सिर्फ एक परमाणु है ऑक्सीजन का, इसको ऑक्सीजन का परमाणु बोलते, ऑक्सीजन का परमाणु, और ए हो जाए तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन वायु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का अणु या फिर तो ऑक्सीजन वायु। इसको ऑक्सीजन वायु नहीं बोल सकते, इसको सिर्फ ऑक्सीजन अणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं, और इसको ऑक्सीजन का अणु बोलते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा अणु परमाणु क्या होते हैं। तो देखो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का अणु है, और ये ओजोन है। तो उसे नहीं पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु, ऑक्सीजन अणु और ओजोन जैसे नाम और प्रक्रिया के विषय में वह नहीं समझ पा रहा है। आपके परिवार के उस व्यक्ति को आप कैसे समझाएगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में लिखे। तो आपको
कैसे लिखना पड़ेगा, देखो अब मैं आपको बताता हूँ आंसर। कि वातावरण में ऑक्सीजन होता है, उसके ऊपर सूर्य प्रकाश पड़ता है यानी कि अल्ट्रा वायोलेट पड़ता है, और वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन परमाणुओं के अंदर टूट जाता है। ओके, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, अब ये क्या करेगा, ये क्या है, अस्थिर है, वो स्थिर नहीं रह सकता, तो वो क्या करेगा, जहाँ भी उसको ऑक्सीजन दिखाई देगा उसके पास दौड़ के चला जाएगा और क्या बनेगा, उसके साथ टकराएगा जोर से, और क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, यानी कि ओजोन बन जाएगा, ओजोन का निर्माण हो गया। ठीक है, देखो मैं आपको बुक में से भी दिखाता हूँ। देखिए, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं में ओजोन बनती है। ऑक्सीजन अणुओं में से क्या बनता है, ओजोन। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अणु होता है वो ज़्यादा शक्ति वाले पराबैंगनी जो किरणें होती है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का निर्माण हो गया, अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते। ये ऑक्सीजन का परमाणु एक और दूसरा ओजोन, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ओजोन बनाएंगे। समझ में आए, तो ओजोन बनाएंगे। परमाणु स्वतंत्र होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दर्शाया गया है। मैंने जो भी अभी बोला वही चीज़ यहाँ पे दी गई है। ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन परमाणु बनेंगे, परमाणु ये ऑक्सीजन के साथ टकरा के ओजोन वायु बना देगा। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। देखो विभाग डी की बात करते हैं। विभाग डी देखो, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय की व्यवस्थात्मक नाम निर्देशित आकृति बनाए। हमें सिर्फ क्या करना है, आकृति बनानी है, सिर्फ आकृति बनानी है और उसके अंदर नाम निर्देशित करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने नाम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आकृति बनाएंगे तो पूरी की पूरी आकृति आपको अच्छे से बनानी है ना। इतना ज़्यादा होगा, ये डबल लाइन जो है वो नहीं होगी तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन आपको अच्छे से बनानी है ताकि सभी पार्ट दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको पेंटर बन जाना है ना, ये आप कोई चित्र का नहीं है, चित्र का कोई क्वेश्चन पेपर नहीं है, साइंस का क्वेश्चन पेपर है, विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है, तो आपको इतना भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको देखो, एक तो महाधमनी होनी चाहिए जो रुधिर को शरीर तक ले जाती है हृदय में से। दूसरा, महाशिरा होनी चाहिए, महाशिरा होनी चाहिए, ठीक, अगर ये भूल भी गई तो चलेगा, लेकिन एक तो महाशिरा होनी चाहिए। महाशिरा क्या करेगी, शरीर में से अशुद्ध रुधिर को हृदय तक ले जाएगी। दूसरा, आपको ये दिखाना है कि ये क्या है आपका, दयालिंद, ये दया नीलय है, ये बाया आलिंद और ये बाया नीलय, ये चीज़ आपको दिखानी है। देखो यहाँ बाया आलिंद बाया नीलय, दया आलिंद दया नीलय, ये चीज़ आपको दिखानी है। दूसरी चीज़, वाल्व आपको दिखाने हैं, आपको वाल्व दिखाने हैं, ठीक है। देखो वाल्व कहाँ पे आएगा, एक तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे वाल्व आएगा, और दूसरा यहाँ पे वाल्व आएगा, द्विदल और त्रिदल, यहाँ पे त्रिदल वाल्व आएगा और यहाँ पे मित्रल वाल्व यानी कि द्विदल वाल्व आएगा। समझ में आई बात, वो चीज़ आपको बतानी है। फिर आपको ये फुफ्फुस धमनियाँ दिखानी है। फुफ्फुस धमनियाँ क्या करती है, हृदय में से रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है। दूसरी चीज़, फुफ्फुस शिराएँ दिखानी है। फुफ्फुस शिराएँ क्या करती है, फेफड़ों में से शुद्ध रुधिर को हृदय में वापस लाती है, तो ये चीज़ आपको दिखानी है। महाधमनी, महाशिरा, नीलय, आलिंद, दाया बाया, ओके, फुफ्फुस धमनियाँ एवं फुफ्फुस शिराएँ, और यहाँ पे क्या आएगा, वाल्व आएगा, त्रिदल वाल्व, मित्रल वाल्व यानी कि द्विदल वाल्व। समझ में आई बात, इतनी चीज़ आपको दिखानी है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के 4 अवयवों की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के 4 अवयवों की संक्षिप्त में जानकारी देनी है सिर्फ हमें, ठीक है, 2 मार्क्स है, तो 4 अवयवों के बारे में एक दो लाइन लिखनी है। लेकिन यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र की आकृति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ क्या बोला गया उतना ही करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपका बिगड़ना नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 4 अवयवों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी देनी है, उसकी आकृति नहीं बना देनी है। समझ में आई, आकृति बनाते हो तो अच्छा है, लेकिन उसका कोई मार्क्स होता नहीं है, तो आपको एग्जाम में ये चीज़ देखनी है, आकृति बोला गया है या नहीं बोला गया, अगर नहीं बोली है तो नहीं बनानी है। समझ में आई बात, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं बनानी है, अगर लेकिन आपके पास टाइम है तो बना दो, चलेगा। समझ में, देखो मैं आपको समझाता हूँ कि आपका उत्सर्जन तंत्र है, तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर देखो कौन सी चीज़ आएगी। एक तो वृक्क आएगा, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देता है, ये वृक्क है, आपके दोनों वृक्क है, ठीक है, तो वृक्क
दायां बायां वृक्क है। उसके अंदर देखो ये एक महाशिरा है, ये वाली महाशिरा है ना, और ये वाली महाधमनी है। महाधमनी से रुधिर अंदर जाता है वृक्क के अंदर और शिरा से बाहर निकलता है। समझ में आई बात? ओके। दूसरा यहाँ पे देखो ये जो यहाँ से निकलती है दो नली, वो क्या है? आपकी मूत्र वाहिनी है। वो क्या करेगी? यहाँ से मूत्र को लेगी और यहाँ पे रखेगी। ये आपका मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है। समझ में आई बात? ओके। तो देखो इसके अंदर आपको 4 के बारे में कुछ भी लिखना है तो देखो मैं सबसे पहले आपको वृक्क के बारे में लिखना चाहिए। ये आपका वृक्क है ना, वृक्क है, ऐसा वृक्क होता है आपका, है ना, ऐसा वृक्क होता है। देखो यहाँ पे है वृक्क, वाल जैसा। तो वृक्क के बारे में लिखना है। वृक्क के अंदर क्या होता है? पहली चीज़ हो कि वहाँ पे क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। क्या होता है? मूत्र का निर्माण होता है। और दूसरी चीज़, रुधिर में से यूरिया या फिर यूरिक एसिड, यूरिया या फिर यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल है वो अलग होता है। वृक्क के अंदर ये चीज़ होती है। वृक्क के अंदर क्या होता है? एक तो मूत्र का निर्माण होता है। कैसे? तो कि रुधिर में से यूरिया एवं यूरिक अम्ल से अलग करता है। रुधिर से यूरिया एवं यूरिक एसिड को अलग करता है। कौन? वृक्क करता है। दूसरी चीज़, अब हम वृक्काणु के बारे में बताएंगे। इसके अंदर छोटे छोटे वृक्काणु होंगे, है ना, सबको पता है। जैसे बाव ऐसा आपने देखा होगा, है ना। तो ये हमारा जो वृक्काणु है पूरा का पूरा, ये वृक्काणु के बारे में बात करेंगे। आपको देखो आप पेज नंबर 122 के ऊपर देख सकते हो, पूरा का पूरा 122 एंड 23 के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। तो वृक्काणु के बारे में, वृक्काणु के अंदर क्या होता है? आधारी निस्यंदन होता है। क्या होता है? आधारी निस्यंदन होता है। आधारी निस्यंदन होता है। समझ में आई बात? तो दूसरा क्या होता है? पुनरव शोषण होता है। क्या होता है? पुनरव शोषण होता है किसके? वृक्काणु के अंदर। ठीक है। फिर आएगा मूत्रवाहिनी। तो देखो मूत्रवाहिनी क्या करती है? वृक्क और मूत्राशय को जोड़ने का काम करती है। वृक्क एवं मूत्राशय को जोड़ने का काम करती है। कौन? हमारी मूत्रवाहिनी। कहाँ गई मूत्रवाहिनी? यहाँ रही। मूत्रवाहिनी क्या करती है? वृक्काणु एवं मूत्राशय को जोड़ने का काम करती है। मूत्र को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाती है और कोई काम नहीं है उसका। तीसरी बात, मूत्राशय, हमारा ब्लेडर, ये मूत्राशय का काम क्या है? मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है। क्या कहता है? मूत्र भंडारित रहता है जब तक वहाँ पे प्रेशर बढ़ नहीं जाता दीवालों के ऊपर। ठीक है। दीवालों के ऊपर जब तक प्रेशर बढ़ नहीं जाता है तब तक क्या, ऐसे दीवार प्रेशर नहीं बढ़ेगा तब तक उसके अंदर मूत्र का भंडारित रहेगा। तो ये चीज़ है। मूत्र मार्ग क्या करता है? मूत्र मार्ग शरीर में से मूत्र का बाहर, शरीर के बाहर त्याग करता है। तो कोई भी 4 अवयवों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ तक हमारा सभी वीडियो यहाँ तक ख़त्म हो गया, सारे के सारे क्वेश्चन। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पीडी ग्रुप के बच्चों के लिए, पीडी ग्रुप के बच्चों के लिए। अगर आपको ये वीडियो कब तक रहेगा? आज रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक ये वीडियो रहेगा। बाद में मैं क्या करूँगा? इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा या फिर मैं हाइड कर दूँगा। ये वीडियो को मैं हाइड कर दूँगा। अगर भविष्य में आपको ज़रूरत है, भविष्य में आपको इस वीडियो की ज़रूरत है तो मुझे बता देना, मैं आपको ये वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, लिंक आपको दे दूँगा। क्योंकि विथआउट लिंक ये वीडियो को आप ओपन नहीं कर सकते। लिंक के बिना इस वीडियो को आप ओपन नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपको लिंक चाहिए, किसी भी व्यक्ति को ये वीडियो ओपन करना है तो उसे क्या चाहिए? इस वीडियो की लिंक चाहिए। यूट्यूब पे जाके आप सर्च करोगे तो भी आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है। आज रात 12 बजे के बाद। तो आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार देखना है देख लीजिए। आप रिपीट कर सकते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार देखना है देख लीजिए और अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नहीं किया है तो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है, लेकिन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तब तक हम रुकते हैं। जय हिंद।